हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 6 मई और 6 मई की बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। हालांकि मैं वीकेंड्स पे, जैसे आज संडे है तो संडे को वीडियोस नहीं आती थी पहले। फिर मैंने क्या किया कि लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको एक पूरे वीक की कंपाइलेशन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज दे दिया करता था, मतलब करता हूँ। तो आज मुझे कुछ खबरें मिल गई हैं अच्छी, ठीक है, तो ये मैं डाल दे रहा हूँ। बट आज आपको शाम तक वो दूसरी वीडियो एमसीक्यूज वाली भी पूरे वीक की जो आती है वो भी मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ठीक है, आज 4-5 खबरें थी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा मैं मंडे तक ना टालूं, क्योंकि मंडे को और खबरें आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है वो, तो ये फटाफट एक छोटी सी वीडियो 4-5 खबरों की है, जल्दी जल्दी बना के खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपको शाम तक, दोपहर या शाम तक आपको एक कंपाइलेशन 35 से 40 क्वेश्चन की एक वीक की मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का नाम आप सबने सुना होगा। फेडरल बैंक वो बैंक है, आपको पता होना चाहिए, जो इनवर्ड रेमिटेंसेस आती है ना, जैसे इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं वो वहां से जब पैसे भेजते हैं इंडिया में, तो उसमें फेडरल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। फेडरल बैंक उसमें उसमें लगभग 17% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखी हुई है। वैसे फेडरल बैंक बहुत बड़ी बैंक रही है इंडिया में, बट जो इनवर्ड रेमिटेंसेज है उसमें उसकी परफॉर्मेंस, उसमें उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो लगभग 17% लोग जो बाहर से इंडिया पैसे भेजते हैं वो फेडरल बैंक के थ्रू भेजते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है एनआर सेविंग अकाउंट फॉर सी फेरर्स। सी फेरर्स कौन होते हैं? सी फेरर्स वो होते हैं जैसे जिनको हम इंडिया में बोलचाल की भाषा में मर्चेंट नेवीज बोलते हैं, राइट। नेवीज या मर्चेंट नेवीज वो लोग जो लगातार एक देश से दूसरे देश सामान पहुंचाने के लिए घूमते रहते हैं, उनका कोई एक फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड कंट्री या फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं होता है। तो उनके लिए ये पैसे या अकाउंट हैंडल करना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो फेडरल बैंक ने अभी अपने जुगाड़ से और वो करके बेसिकली एक ऐसा एनआर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिया है सी फेरर्स के लिए, जिससे वो बेसिक चीजों की जो फैसिलिटीज हैं वो हर एक जगह पे जहां पे भी वो जाएं, वहां पे एटलीस्ट जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जिसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बोलिए, या वो वो एरियाज जहां तक सी फेरर्स को अलाउड है। जैसे मान लो यहाँ से कोई, इंडिया से कोई सी फेरर गया, उसने जाके साउथ अफ्रीका में कोई सामान उतारा, तो उसको अलाउ नहीं होता कि आप जाके मार्केट में घूम पाओ इजिली। उनको बस ये बोला जाता है यू कैन रोम विद इन 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप घूम सकते हो, उससे ज्यादा नहीं घूम सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे होगी कि जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा जहां पे अलाउ होगा, वहां पे इनके कार्ड्स या इनका कुछ ऐसा सिस्टम ये करने वाली फेडरल, जो कि काम करेगा ताकि वो अपने मनी को, अपने पैसों को यूज कर पाए, कुछ अगर उनको खरीदना हो, कुछ खाना पीना हो उसके लिए। तो वही पूरी खबर है यहाँ पे, देखिए। फेडरल बैंक लॉन्च एन एक्सक्लूसिव एनआर सेविंग अकाउंट। एक एक्सक्लूसिव एनआर सेविंग अकाउंट उन्होंने लॉन्च किया है, स्कीम फॉर द सीफेरर सेगमेंट। दिस स्कीम इज स्पेशली क्यूरेटेड एंड क्राफ्टेड फॉर द मरीन्स एंड इट्स सर्विसेज as a clubbed with are clubbed with the state of the art digital banking platforms that help them marines enjoy seamless banking transactions irrespective of the geo coordinates and the time zone differences। वही मैंने बोला, ये जो है बेसिक बैंकिंग की फैसिलिटीज जो हैं ये यूज कर पाएंगे, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनके टाइम जोन कहाँ पे हैं, वो कौन सी कंट्री में है, वो किस सिचुएशन में हो, वो वहां पे फिर भी बेसिक जो बैंकिंग फैसिलिटीज है, ऐसे डिपॉजिट की, विड्रॉ की और बाकी चीजों की, वो यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी फेडरल बैंक स्टार्ट करने जा रही है। द स्कीम ऑफर्स फैसिलिटीज लाइक प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट ऑफ फॉर मंथली इनवर्ड रेमिटेंसेस, ठीक है, प्रीमियम डेबिट कार्ड विद डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। वही मैंने बोला आपको, प्रीमियम डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा जिससे उनको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, जहां एक्सेस मिल जाएगा। लिंक्ड जीरो बैलेंस एनआरओ अकाउंट, जीरो बैलेंस एनआरओ अकाउंट मिल जाएगा उनको। एनआरओ अकाउंट क्या होता है? एनआरओ होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट, ठीक है, एंड bespoke financial planning and customized wealth management products and services। ठीक है, फेडरल बैंक has always been a pioneer in the, वही फेडरल बैंक की तारीफ हो रही है यहाँ पे, नॉन रेजिडेंट कस्टमर सेगमेंट विद अ मार्केट शेयर ऑफ 6.6% है। ओके, नॉन रेजिडेंट कस्टमर सेगमेंट में 6.5% का शेयर है इसका। वहीं जो इनवर्ड अलॉन्ग विद अ मार्केट शेयर इन एक्सेस ऑफ 17% इन पर्सनल इनवर्ड रेमिटेंसेस टू इंडिया। वही मैंने बताया था, इनवर्ड रेमिटेंसेस में इनका शेयर बड़ा हिस्सा है इनका, राइट। The scheme is available in both NRESB और NROSB सेगमेंट। NRESB और NROSB दोनों के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। NRESB होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट, इन दोनों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। बेसिकली ये सी फेरर्स के लिए ये स्टार्ट किया गया है बाय फेडरल बैंक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक जो है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी अप्रैल 23 1931 में,
ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी भाई साहब ट्रवनकोर केरला में। इसका पहले नाम जो था ट्रवनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड हुआ करता था, जो कि बाद में बदल के कर दिया गया है। ठीक है, इसके एमडी जो हैं, इसके एमडी सीईओ हैं, वो हैं श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका अलुवा केरला में, और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाबार्ड सैंक्शंस रुपीस 254 करोड़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। आपको पता होगा ये ड्रिंकिंग वाटर वाला प्रोजेक्ट पूरी इंडिया में चल रहा है, और सरकार अलग अलग मोड में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो हर घर तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा पाए। ये सरकार का टारगेट है। ठीक है, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर द रूरल पॉपुलेशन बाय 2022। देखो, ये सरकार का टारगेट है कि 2022 तक हम हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन थ्रू टैप, मतलब नल के माध्यम से पहुंचा पाए। These projects will contribute in achieving the goal of provision of drinking water sanitation by the year 2022। 2022 तक इनको पहुंचाना है। तो इसके लिए 254 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं उड़ीसा को। उड़ीसा बड़ा राज्य है, आपको पता होगा। अब देखिए, साफ साफ बोला गया है, नबार्ड हैज सैंक्शन रुपीस 254 करोड़ टू ओडिशा अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इससे बनेंगे। ठीक है, द 2 मेगा प्रोजेक्ट विल कम अप इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट कवरिंग बडचना एंड धर्मशाला ब्लॉक्स। ठीक है, एक आएगा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा आएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आपको इतना ही जानना है। 2 मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे, पाइप प्रोजेक्ट्स, एक आएगा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और दूसरा आएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में। कितने अलॉट हुए? 254 करोड़ रुपीस। These projects are expected to provide clean and safe drinking water to 8.78 lakh rural population across 1.37 lakh households in 565 villages of the state on completion। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लगभग 8.78 लाख रूरल पॉपुलेशन को पानी प्रोवाइड करेगा। यही दोनों, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ये दो प्रोजेक्ट जो 254 करोड़ में बन रहे हैं। ठीक है, और 1.37 लाख हाउस होल्ड, 8.78 लाख लोगों को और 1.37 लाख हाउस होल्ड, घर। आपको पता होगा एक घर में 2 3 4 5 लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो लोग होंगे वो ज्यादा होंगे और घर कम होंगे। तो 1.37 लाख घर है और 8.78 लाख पीपल है। तो कितने गांव में? लगभग 565, 565 विलेजेस में ये ऐसा होने वाला है कंप्लीशन के बाद। The mega pipe drinking water supply project are intended for providing 70 liter per day clean, safe, hygienic, portable drinking water at the consumer end through functional household tap connection with 8 hours of supply in the projected area। Cool, यही मैंने आपको बताया था। टारगेट ये है कि जब ये प्रोजेक्ट लग जाएगा, 70 लीटर पानी है वो पर डे, पर पर्सन, पर कैपिटल, पर डे, पर पर्सन के हिसाब से भेजा जाएगा। अगर किसी घर में 5 लोग हैं तो 350 लीटर पानी उसके घर में भेजा जाएगा। ठीक है, 70 लीटर पानी आपको रोज दिया जाएगा, ताकि सेफ, हाइजेनिक, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एट कंज्यूमर एंड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड। ठीक है, पर कैपिटल पर डे। ओके, नहीं, 70 लीटर्स एक फैमिली को दिया जाएगा, क्योंकि एक ये सिर्फ पानी पीने वाला है, राइट। तो इसके तहत ये बोला जा रहा है कि 70 लीटर पानी 4-5 लोगों के घर में एक दिन में नहीं पिया जा सकता, तो 70 लीटर पानी उन्होंने बेसिक फिक्स कर दिया है, ये हर फैमिली को दी जाएगी। ठीक है, नाबार्ड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। नाबार्ड जो है स्टेब्लिश हुई थी, कब स्टेब्लिश हुई थी तो आप सबको पता होगा। नाबार्ड स्टेब्लिश हुई थी भाई साहब 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को स्टेब्लिश हुई थी। चेयरमैन है इसके गोविंद राजुलू चिंटला। हज कुमार बनवाला मत मार के आ जाइएगा, वो हट गए हैं। गोविंद राजुलू चिंटला है इसके चेयरमैन। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। SEBI inks pact with CSSF Luxembourg to strengthen cooperation in securities रेगुलेशन। अब देखो खबर क्या है, सिंपल से समझना। सेबी जो है हमारे देश की जो क्या बोलते हैं, मार्केट रेगुलेटर है, जिसका सेबी जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने क्या किया है, उसने एक हैज साइंड एन इनिशियल पैक्ट। किसके साथ पैक्ट साइन किया है? लग्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। लग्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। किसने साइन किया है? सेबी ने। फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, द कमीशन दी सर्विलांस दी सेक्टोरा फाइनेंशियल फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, तो सेबी ने बेसिकली एक पैक्ट साइन किया है लग्जमबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी के साथ, ताकि म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सके दोनों में एंड टेक्निकल असिस्टेंस हो। ठीक है, इसलिए साइन किया है।
The objective of the MOU, Memorandum of Understanding, is to strengthen cross-border cooperation in the area of securities regulation. ठीक है, तो ये साइन इसलिए किया गया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन, सिक्योरिटीज रेगुलेशन के मामले में जो क्रॉस बॉर्डर हमारा कोऑपरेशन है उसको और मजबूत किया जा सके. दिस विल फैसिलिटेट म्यूचुअल असिस्टेंस, contribute towards efficient performance of the supervisory functions and enable effective enforcement of laws and regulations governing the securities market. ठीक है, ये इसका एक और मकसद ये है कि ये जो है बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, पहली चीज, ठीक है, दोनों साइड के लोगों को जो एक दूसरे के साइड में डील कर रहे होंगे या कुछ बिजनेस कर रहे होंगे तो उन दोनों को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवाइजरी फंक्शन. सुपरवाइजरी फंक्शन जो है वो भी बहुत एफिशिएंटली काम कर पाए अच्छे से एंड इनेबल इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द सिक्योरिटीज मार्केट. और जो सिक्योरिटी मार्केट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसको मेंटेन कराना सेबी की जिम्मेदारी है, उसको सही तरीके से इम्पोज कराया जा सके, उसको सही तरीके से फॉलो कराया जा सके. दिस इज व्हाट द एम ऑफ दिस MOU. The MOU, which was signed by Ajay Tyagi, chairman of SEBI, and Claude Marks, director general CSSF, took effect on June 2. देखो दोनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम यहाँ लिख दिया गया है. जो MOU साइन हुआ है इंडिया की तरफ से अजय त्यागी ने साइन किया है, चेयरमैन है सेबी के, उनकी तरफ से क्लॉड मार्क्स ने साइन किया है जो कि डीजी हैं CSSF के जो वहां की ऑर्गेनाइजेशन है लग्जमबर्ग की. The Securities and Exchange Board of India has already signed MOU with securities regulator of various jurisdiction. ठीक है, तो सेबी ने अलग अलग जो भी अलग अलग कंट्री के रेगुलेटर्स हैं उनसे ऑलरेडी साइन कर रखा है इसमें. सेबी इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द multilateral MOU, that is MMOU of the International Organization of Securities Commission. सेबी और भी सेबी सिग्नेटरी है MMOU की जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन है. ठीक है, तो बहुत जगहों पे ऐसे लोग ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिग्नेटरी होती हैं ताकि उनके रूल्स को वो मतलब अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर पाए, फॉलो कर पाए. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ सेबी की. सेबी जो है 12 अप्रैल 1992 को स्टेब्लिश हुई थी in accordance with the SEBI Act 1992. हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में. चेयरमैन है अजय त्यागी. ठीक है, और जो कमीशन डी सर्वेलेंस डी सेक्टर फाइनेंशियल है CSSF, ये जो है ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजरी है प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स ऑफ लग्जमबर्ग फाइनेंशियल सेक्टर की. स्टेब्लिश हुई थी 1945 में. हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग है और इसके डायरेक्टर है मिस्टर क्लॉड मार्क्स जो मैंने आपको बताया. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. FSDC forms regulators panel to address fintech challenges. अब सबसे पहले बताइए FSDC का फुल फॉर्म क्या है. सामने लिखा है द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है, तो क्या है बेसिकली कि द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर रेगुलेटर पैनल टू एड्रेस द रेगुलेटरी चैलेंजेस पोज्ड बाय द फिनटेक इंडस्ट्री. ठीक है, तो भाई साहब जो हमारी FSDC है जो मुंबई बेस्ड है, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसने क्या किया है, उसने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर रेगुलेटर पैनल. एक इंटर रेगुलेटर पैनल बनाया है FSDC ने. FSDC ने एक इंटर रेगुलेटर पैनल बनाया है जो क्या करने वाली है, टू एड्रेस द रेगुलेटरी चैलेंजेस पोज्ड बाय द फिनटेक इंडस्ट्री. और जो फिनटेक इंडस्ट्री होती है बेसिकली फाइनेंशियल टेक, फिनटेक किसको बोलते हैं, एक तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो मतलब जो पैसों में डील करती हो और टेक्नोलॉजी के साथ करती हो, तो उसको हम फिनटेक इंडस्ट्री बोलते हैं. ताकि जो प्रॉब्लम फिनटेक इंडस्ट्री हमारे सामने लाती है उससे डील किया जा सके. बहुत सिंपल सी चीज है. FSDC which is known as Financial Stability and Development Council, उसने एक क्या किया है, एक इंटर रेगुलेटर पैनल बनाया है जो कि एड्रेस करेगा उन प्रॉब्लम को जो फिनटेक इंडस्ट्री लेके आती है या पोज करती है. ठीक है, द कमिटी इंक्लूड्स ऑफिशियल्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जो कमेटी होगी, इस कमेटी में जो लोग होंगे वो RBI से होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग होंगे, सेबी के लोग होंगे और IRDAI के लोग होंगे. दिस ग्रुप विल सीक बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग रेगुलेटर्स टू डील विद फिनटेक चैलेंजेस. ये आपस में समन्वय बना के उन सारी प्रॉब्लम से डील करेंगे जो फिनटेक कंपनी जो चैलेंजेस लेके इनके पास आती है. अकॉर्डिंग टू BC FICCI report, India's fintech sector in 2020 is valued to be at 50 to 60 billion. इंडिया की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो 50 से 60 बिलियन के बीच में स्टैंड करती है. ठीक है,
अकॉर्डिंग टू बीसी फिक्की के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इंडियाज फिनटेक सेक्टर इन 2020 इज वैल्यूड टू बी एट 50 to 60 बिलियन डॉलर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5 टाइम्स। मतलब अगर 50 से करेंगे तो 250, 60 से करेंगे तो 300, तो 250 से 300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है टू नियरली 200 बिलियन बाय 2025, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि इसको दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना देगी। तो इसके इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को अभी से कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बाद में वो इसको ढंग से रेगुलेट कर पाए। ठीक है, अब एफएसडीसी का के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2010 में। चेयरमैन है इसके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, अभी निर्मला सीतारमन है। ठीक है, बस इतनी इतनी चीजें आपको जाननी है इसके बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विप्रो और फिनास्ट्रा टाई अप टू हेल्प डिजिटलाइज बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक। तो विप्रो के बारे में आप सब जानते होंगे, अजीम प्रेमजी इसके हेड हैं। ठीक है, अजीम प्रेमजी विप्रो, मैंने आपको पहली स्लाइड में भी दिखाया था। और फिनास्ट्रा विप्रो ने फिनास्ट्रा के साथ टाई अप किया है। किस लिए टाई अप किया है? ताकि वो हेल्प कर पाए किसको? टू हेल्प डिजिटलाइज बैंक्स, बैंक को डिजिटलाइज करने में इन द एशिया पैसिफिक सेक्टर में बैंक को डिजिटलाइज करने में मदद कर पाए, इसलिए विप्रो ने फिनास्ट्रा के साथ टाई अप किया है। बेंगलुरु आईटी सर्विसेज फर्म Wipro Limited and software vendor Finastra have announced a partnership to aid digital transformation of corporate banks in the Asia Pacific। तो उन्होंने बोला है जो भी कॉर्पोरेट बैंक हैं इंडिया में जो अभी तक फुली डिजिटलाइज नहीं है, उनको डिजिटलाइज करने के लिए विप्रो ने फिनास्ट्रा के साथ टाई अप किया है ताकि वो उनकी हेल्प करेगा फुली डिजिटलाइज होने में उन बैंक्स की। द कंपनीज विल क्रिएट अ यूनिक ऑफरिंग that combines Wipro's services catalog with Finastra's front-to-back trade finance and cash management solutions, according to a joint statement released on Wednesday। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें साफ साफ बोला है कि हम दोनों मतलब विप्रो और फिनास्ट्रा की जो एक्सपर्टीज है वो हम इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। मतलब द कंपनीज विल क्रिएट अ यूनिक ऑफरिंग, वही उन्होंने बोला हम एक यूनिक ऑफरिंग देंगे इसमें, जिसमें क्या होगा? दैट कंबाइंस विप्रो सर्विस कैटलॉग, विप्रो की जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज इसमें मिलेंगे विद फिनास्ट्राज फ्रंट टू बैक ट्रेड फाइनेंस। और इसमें फिनास्ट्रा की जो फ्रंट टू बैक ट्रेड फाइनेंस वाली फैसिलिटी है वो भी इनमें दी जाएगी। कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे। इसमें कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको जो हम दोनों मिलकर करने वाले हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसमें हम आपको देने वाले हैं, ऐसा बोलना है इन दोनों कंपनियों का। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी बाय लंदन बेस्ड फिनटेक फर्म, corporate banking clients have shifted their focus towards real time execution capabilities। ठीक है, तो ये एक लंदन बेस्ड कोई कंपनी है, फिनटेक फर्म है, उसने बोला है कि कॉर्पोरेट बैंकिंग क्लाइंट्स जो हैं वो उनका जो ध्यान है अब shifted their focus towards real time execution capabilities, access to online platforms and value added services। बेसिकली वही बोला गया अब उनका, हाँ सब लोग अब रियल टाइम बेसिस में काम चाहते हैं अपना, कि अगर मैं अभी चाहता हूँ तो मेरा काम अभी हो जाए। तो दिस इज व्हाट द मार्केट इज चेंजिंग राइट नाउ। इसी तरीके से मार्केट बदल रही है। जैसे अभी हम फिलहाल बेसिक चीजें यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हो आप, फोन पे यूज करते हो आप, राइट? तो आप इंस्टेंट वे में आप रियल टाइम बेसिस में आप पेमेंट कर पाते हो किसी को। तो ऐसी ही फैसिलिटीज अभी जनता चाहती है, जिसकी वजह से कंपनियों को जो है बहुत ज्यादा खुद को अपग्रेड करना पड़ रहा है। इन रिस्पॉन्स बैंक्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रिलेशनशिप। इन्हीं सब कारणों की वजह से बैंक जो है ट्रेडिशनल जो पैटर्न था उनका उससे अब हट रही है धीरे धीरे, ताकि वो जो है लोगों को वो फैसिलिटीज दे पाए अपने कस्टमर्स को जो उनकी डिमांड है। मैनेजमेंट मॉडल्स टू बिकम डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लेयर्स दैट कैन मीट क्लाइंट्स नीड्स इन फास्टर फ्लेक्सिबल एंड मोर अजाइल वे। वही बोला गया है, इसलिए वो सब ऐसा कर रहे हैं बिकॉज ताकि वो उनकी मेट कर पाए, मीट क्लाइंट्स नीड्स इन अ फास्टर फ्लेक्सिबल एंड मोर अजाइल वे, ताकि वो उनकी उनकी जो डिमांड्स है उसको मीट कर पाए फास्टर तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से और मोर अजाइल वे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जान लीजिए हेडक्वार्टर जो है विप्रो के बारे में। विप्रो के चेयरमैन अभी जो है वो है रिशाद प्रेम जी। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीईओ जो है इसके हैं थियरी डेल पेट्रो। हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, बैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें भाई साहब फिनास्ट्रा की, तो फिनास्ट्रा का हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक हैं लूक होवानिसन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है साइमन पेरिस। ठीक है, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको, और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आ पाएगी, ताकि आप इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो आप मिस ना करें, क्योंकि बैंकिंग से बहुत सवाल आते हैं भाई। मैंने साफ साफ लिखा है टारगेट एसबीआई क्लर्क, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 से 25 सवाल लिख के रख लीजिए, 50 में से 25 सवाल सिर्फ एक सेक्शन से आ जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस से। और क्या बोलूं मैं आपको। और मैं बेसिक चीज बोलता हूँ, जब अब मैं इस स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ तो आप ऐसे चीजें देख लिया कीजिए, फेडरल बैंक, यहाँ से आपको उसकी टैगलाइन याद हो जाएगी, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ऐसी बेसिक चीजें जब आप देखते हो तो आपको बेसिक बेसिक चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू होती है। आंख और कान खुले रखिए, आंख और कान खुले रखिए, ताकि आपके दिल में, आपके मन में ये चीजें बैठ पाए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक किए बिना मत जाना वीडियो, पहले बता। चलो बाय बाय, टेक केयर।